फ्रेंड्स, पिछले दिनों अखबार में या जो दूसरे प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या इंटरनेट के जो अलग अलग स्टेजेस है, वहाँ पर एक विवाह की या कहें कि विवाह पूर्व एक उत्सव की जो है बड़ी चर्चा रही है। प्री वेडिंग सेरेमनी की बड़ी चर्चा रही है और वो मैरिज है, वो विवाह है मिलियनेयर उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी के बेटे का विवाह। बहुत चर्चा रही और बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन रहा और 3 दिन तक जो है पूरा जामनगर जो है पूरा लाइट में चकाचौंध रहा, पूरा सजाया गया उसे, यहाँ तक कि एयरपोर्ट को जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया। और ख़ास तौर पे जो प्रकाश था, जो ऊर्जा थी या जो लाइमलाइट था, वो ख़ास तौर पर था उसमें सम्मिलित होने वाले सेलिब्रिटीज़ के कारण, डिग्निटरीज़ के कारण। आप क्या देखिए कि क्रिकेटर से लेके फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लोग और जो इंटरनेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट टाइकून्स जो है वो भी उसमें सम्मिलित हुए और बड़ी चर्चा रही अखबारों में। लेकिन इसके साथ साथ इस बात की भी चर्चा हुई कि वंतारा क्या है, वंतारा जो है वो उसकी बड़ी चर्चा हुई कि ये मुकेश अंबानी के बेटे जिनकी शादी हो रही है, अनंत अंबानी, उनके द्वारा एक स्थापित और उनके द्वारा प्रबंधित जो है, उनके द्वारा मैनेज्ड जो है एक जो है आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक प्रकार का अभयारण्य है, प्राकृतिक वन है जहाँ पर जो है वन्य जीवों को रखा जा रहा है। ख़ास तौर पर हाथियों का संरक्षण किया जा रहा है। हाथियों के संरक्षण के लिए पूरा प्राकृतिक एक नेचुरल हैबिटाट वहाँ पर उनके लिए उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा उनको बड़ा न्यूट्रिशनल फूड जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, उनकी दूसरी तरह से देखभाल की जा रही है। एक प्रकार का रेस्क्यू सेंटर है उनके लिए, हाथियों के लिए। और दूसरी चीज़ आप देखिए कि उनके मेडिकल जो है मेडिसिन फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पर प्रोवाइड की गई है उनकी चिकित्सा के लिए, उनके जो है सर्जरी के लिए पूरे एक बड़ा हाई टेक्निकल एक स्ट्रक्चर जो है बनाया गया है। और बहुत ही जो है अच्छा लगता है उसको देख के कि हाथियों के संरक्षण के लिए कितना प्रयास किया जा रहा है। अच्छा तो लगता है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत अच्छा प्रयास है, हाथियों के संरक्षण के लिए निजी क्षेत्र द्वारा पहली बार कोई बड़ा प्रयास किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ एक विचार और मन में आता है, खासतौर पर मेरे मन में आया है, वो विचार मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। विचार ये है कि साहब, अगर इतना ही स्ट्रक्चर्ड काम, इतना ही बड़ी मात्रा में, आप देखिए कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, इतने बड़े एकड़ों में फैला हुआ, सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ जो है पूरा का पूरा वन्य क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में निश्चित रूप से हाथियों के संरक्षण के लिए जो है इतना बड़े पैमाने पर प्रयास किया गया है। तो निश्चित रूप से आप देखिए कि उसमें विदेशी जो है स्पेशलिस्ट आए हैं, विदेशी डॉक्टर्स हैं, ट्रेनर्स है, महावत है, बड़ी मात्रा में धन खर्च किया गया है। निश्चित रूप से अंबानी परिवार कर रहा होगा तो व्यापक बड़े पैमाने पर ही कर रहा होगा। मुझे लगता है कि ये करोड़ों और अरबों रुपए का बजट होगा निश्चित रूप से वंतारा का। तो मेरे मन में एक विचार आता है कि यही धन, इतना ही ध्यान, इतना ही व्यवस्थित रूप से संरक्षण अगर गायों का किया जाए तो कितना अच्छा। देखिए, यहाँ मैं हाथियों के संरक्षण के विरोध में नहीं हूँ। निश्चित रूप से पर्यावरण के संरक्षण के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, हाथियों के संरक्षण के लिए बहुत सराहनीय प्रयास किया गया है निजी क्षेत्र के द्वारा, ये मैं पहले ही कह चुका हूँ। लेकिन अगर ये प्रयास गायों के संरक्षण के लिए भी किया जाए अलॉन्ग विद द कंजर्वेशन ऑफ अदर वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, गायों के संरक्षण के लिए किया जाए तो कितना अच्छा हो। आप देखिए कि गाय जो है भारत की परंपरागत जो धार्मिक मूल्य है, सनातन धर्म का मूल्य है, उसका एक बड़ा अभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। गायों को जो है हम गौ माता कह के पुकारते हैं, हम गोवंश की पूजा करते हैं समय समय पर, हम गोबर के, गौमूत्र की, गाय के दूध की, सबका इतना सम्मान करते हैं। और आप देखिए कि गायों को हमारे यहाँ लगभग ईश्वर के समकक्ष माना गया है, भगवान के समकक्ष माना गया है। इसलिए कहीं पर कहा गया है कि तुलसी वृक्ष ना जानिए, गाय ना जानिए ढोर, गुरु मनुज ना जानिए, ये तीनों नंद किशोर। तो गाय को नंद किशोर यानी भगवान कृष्ण का के समकक्ष दर्जा जो है हमारे यहाँ दिया जाता रहा है। भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय जो है चीज़ अगर है तो वो गाय है। तो गायों के संरक्षण के लिए अगर किया जाएगा तो निश्चित रूप से ये भारत की जो परंपरागत मूल्य है, हमारे परंपरागत धार्मिक मूल्य है, सांस्कृतिक मूल्य है, उनके संरक्षण में भी, उनको सम्मानित करने में, उनको प्रतिष्ठापूर्ण स्थान दिलाने में भी सहायक होगा। और दूसरी तरफ आप देखिए कि अंबानी परिवार इसको बहुत अच्छे से कर सकता है 2 कारणों से। एक तो ये कि अंबानी परिवार की स्वाभाविक सी रुचि जो है, स्वाभाविक से झुकाव जो है वो धार्मिक मूल्यों के प्रति है। वो जो है भगवान कृष्ण के बहुत बड़े उपासक है। आपने कई तरह के उनके घर के जो वीडियो है, दूसरे जो कार्यक्रम में उनके वीडियो है यूट्यूब पर है, उसमें आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण की बड़ी भक्ति करते हैं मुकेश अंबानी भी, उनकी पत्नी नीता अंबानी भी। और यहाँ तक कि आपने अनंत अंबानी के जो इंटरव्यूज़ देखे होंगे उसमें भी बार बार वो जो है भगवान कृष्ण का, श्रीनाथ जी का नाम लेते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत झुकाव जो बहुत सराहनीय है। और
तो अगर वो गायों का संरक्षण करते हैं तो निश्चित रूप से ये भी भगवान कृष्ण की उपासना का ही एक रूप होगा, भगवान श्रीनाथ जी का, नाथद्वारा वाले श्रीनाथ जी की उपासना का एक स्वरूप होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर देखिए, अगर कोई छोटा मोटा व्यक्ति है, किसान है, वो अगर गायों का संरक्षण करता है तो 5, 10, 20 गायों का संरक्षण कर सकता है, एक छोटी मोटी गौशाला स्थापित कर सकता है। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि जब बड़ा व्यक्ति करेगा, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट करेंगे, इतना बड़ा उद्योगपति परिवार करेगा, तो व्यापक पैमाने पर करेगा। वो भी सैकड़ों एकड़ में गायों का संरक्षण कर सकते हैं और तब जो है एक साथ हजारों लाखों गायों का संरक्षण जो है किया जा सकता है। अगर इतने बड़े पैमाने पर किया जाए, इतना बड़ा बजट बनाया जाए जितना वंतारा का बजट है या उसके समकक्ष बजट बनाया जाए, तो निश्चित रूप से इससे बड़ी पैमाने पर बड़ी मात्रा में गायों का संरक्षण हो सकता है। दूसरी चीज़ देखिए कि जब भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग करेंगे, देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के काम करने का अपना एक मैनेजमेंट होता है, अपना एक प्रबंधकीय तरीका होता है, अपनी एक मैनेजरियल स्किल होती है। और दूसरी चीज़ है कि वो टेक्नो सेवी होते हैं, वो टेक्निकल अपग्रेडेशन में हमेशा विश्वास रखते हैं, ये नवाचार को हमेशा बढ़ावा देते हैं। तो गायों के संरक्षण में भी जो है बहुत अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं, बड़े पैमाने पर मैनेजमेंट कर सकते हैं, बड़े पैमाने पर उनको भी न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको भी मेडिसिनल फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके लिए भी हॉस्पिटल्स और जो है इस तरह के रेस्क्यू सेंटर्स जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इससे गायों के संरक्षण को मदद मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इस तरह का उद्योगपति परिवार या और इस तरह के जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो जो है अगर इस क्षेत्र में आते हैं तो वो टेक्निकल चीज़ों को बढ़ावा देंगे। गायों की आप देखिए, गायों की दुर्दशा क्यों हुई है। गाय तो भारतीय कृषि का, भारतीय धर्म का ही आधार नहीं था, भारतीय अर्थव्यवस्था का भी आधार था। वो दूध देने के लिए तो था ही, लेकिन गोबर, गौमूत्र जो भारतीय परंपरागत परिवारों में जो है जिसका उपयोग होता था, और फिर दूसरी तरफ कृषि में जो बैल का उपयोग था, चाहे वो कल्टीवेशन करने में हो, खेतों की जुताई करने में हो, चाहे ढुलाई करने में हो, चाहे गन्ने की पिराई में हो, चाहे वो कोल्हू चलाने में हो, इन सब में गायों का उपयोग होता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में जैसे जैसे एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन हो रहा है, कृषि का मशीनीकरण हो रहा है, वैसे वैसे बैलों की उपयोगिता खत्म होती जा रही है, बैलों का महत्व खत्म होता जा रहा है। चाहे वो अब ढुलाई में जो है ट्रैक्टर्स का उपयोग करते हैं, दूसरी मशीनों का उपयोग करते हैं, जुताई में भी ट्रैक्टर्स का उपयोग कर रहे हैं, हार्वेस्टर का उपयोग कर रहे हैं, तो अब कहीं भी बैलों की ज़रूरत बची नहीं। अब बचेगी नहीं तो निश्चित रूप से केवल बैल ही अपना महत्व नहीं खोएगा, बल्कि गायों ने भी अपना महत्व खो दिया। और गायों के प्रति लोगों की जो चूँकि अपनी उपयोगिता खो दी, तो गाय जो है आज उपेक्षित है। ग्रामीण क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्रों में गाय पूरी तरह उपेक्षित है। तो अगर बैलों का महत्व बढ़ाया जाए, गायों की उपयोगिता बढ़ाई जाए, तो निश्चित रूप से इससे फिर एक बार गायों का उपयोग, महत्व बढ़ाया जा सकता है आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक रूप से, और ये गायों के संरक्षण में बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा फ्रेंड्स। तो आप देखिए कहाँ उपयोग बढ़ाया जा सकता है। फिर से आपने कहीं देखा होगा, मैंने कहीं देखा है कि ट्रेडमिल जैसी कोई मशीन होती है, हम ट्रेडमिल होते हैं इस पर हम वॉक करते हैं, तो ऐसी कोई मशीन होती है और वो बेलों के द्वारा चलाई जाती है। मतलब बेल उस पर वॉक करता है, रन करता है, और वो जो मशीन जब रोल करती है तो वो एक डायनामो से जुड़ी होती है और उससे इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर ऐसे 150 ट्रेडमिल एक साथ बना दिए जाएं तो निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में बिजली उत्पादित की जा सकती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में उनका उपयोग किया जा सकता है। अगर मॉडर्न बैलगाड़ियां बनाई जाए, टेक्निकली अपग्रेडेड बैलगाड़ियां बनाई जाए, तो बैलों को भी सहायता होगी, बैलों ढुलाई में भी उपयोग होगा और फ्यूल भी बचेगा, और जो फ्यूल के कारण होने वाला पर्यावरण प्रदूषण है वो भी रुक जाएगा। दूसरी चीज़ है कि गोबर का उपयोग बढ़ाया जाए, मीथेन का उपयोग बढ़ाया जाए। मीथेन के द्वारा बिजली बनाने का जो काम है या जो बायोगैस बनाने का काम है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा आप देखिए कि अगर कॉर्पोरेट सेक्टर इसमें काम करेगा तो निश्चित रूप से गायों की उपयोगिता बढ़ाने के लिए जो गायों के जो पंचगव्य हम जिनको कहते हैं अन्य उत्पाद है, चाहे वो दूध हो, घी हो या गौमूत्र हो या गोबर हो, इनके तरह तरह के उत्पाद जो है बना सकते हैं। इनके उत्पाद में अन्य लोगों को जोड़ सकते हैं सॉरी, और इससे जो है गायों की उपयोगिता बढ़ेगी और फिर गायों का संरक्षण हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जब बड़ा जो है उद्योगपति समूह कोई जुड़ेगा तो कितनी आसानी से वो अपने शेयर बेच लेते हैं। आपने देखा होगा कि जो रिलायंस वाले हैं वो जब शेयर बेचते हैं तो लोग खरीदने के लिए उमड़ पड़ते हैं, लालायित होते हैं शेयर खरीदने के लिए। तो अगर वो गायों के संरक्षण के लिए ऐसे कोई शेयर जारी करे या चैरिटी ही डोनेशन इकट्ठा करे तो निश्चित रूप से उनको बड़ी मात्रा में मिल सकता है, एंड दैट विल हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ काउज, ताकि बड़े पैमाने पर संरक्षण करने में हेल्प करेगा। तो ये सब चीज़ें भी हो सकती है। और ये बात केवल अंबानी परिवार के लिए नहीं है। मैंने पहले ही जैसे कहा कि हर एक कॉर्पोरेट सेक्टर इसको, हर एक बड़ा उद्योगपति जो भारत में उद्योगपतियों की बड़े जो मिलियनेयर उद्योगपति हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। तो वो सब भी, चाहे फिर वो किर्लोस्कर हो, गोदरेज हो, टाटा हो, अडानी ग्रुप हो, दूसरे जो खैतान समूह है, ऐसे कई बड़े बड़े उद्योगपति समूह हैं जो इस क्षेत्र में आ सकते हैं। उनको भी आना चाहिए। वो भी आएंगे तो निश्चित रूप से गायों के बड़े पैमाने पर और
तकनीकी तरीके से और संगठित तरीके से संरक्षण में सहायता मिलेगी। देखो गाय का संरक्षण हो रहा है, हम किसानों को कर रहे हैं, 2 गाय पाल लो, या कुछ छोटे छोटे जो गौशालाएं हैं वहाँ पर 25, 50, 100, 200 गायें पाली जाती है। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि संगठित रूप से बड़े पैमाने पर गायों के संरक्षण अगर किया जा सकता है तो इसमें कारपोरेट सेक्टर की बड़ी भूमिका हो सकती है। और ध्यान रखिए कि इसमें सरकार भी जो है सहायता कर सकती है। सरकार जो है इस तरह से सहायता कर सकती है कि एक तो सीएसआर में इसको सम्मिलित कर सकती है। आप यहाँ सीएसआर को समझ सकते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉर्पोरेट की सामाजिक उत्तरदायित्व है। हमारे यहाँ एक व्यवस्था है उद्योग के क्षेत्र में कि कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर, कोई भी कंपनी, कोई भी कॉर्पोरेशन जो है जितना वार्षिक रूप से अर्जित करता है, आय अर्जित करता है, उसका एक निश्चित भाग उसे व्यय करना पड़ता है, या वो करने के लिए बाध्य है, या उसे करना चाहिए सामाजिक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कुपोषण निवारण का क्षेत्र हो, रोजगार सृजन का क्षेत्र हो, प्रशिक्षण का क्षेत्र हो, इन सब क्षेत्र में उसे खर्च करना चाहिए। ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इट्स टोटल प्रॉफिट एनुअली अर्न्ड, इसको खर्च करना चाहिए। ये जो है ये व्यवस्था है हमारे यहाँ, सीएसआर बोलते हैं इसको, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं कहता हूँ कि गायों के संरक्षण को भी, गौवंश के संरक्षण को भी आप सीएसआर में सम्मिलित कीजिए। उससे क्या होगा कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो गायों के संरक्षण में आएंगे। देखिए स्वाभाविक रुचि तो भारतीय परंपरा के कारण, भारतीय सांस्कृतिक मूल्य के कारण, भारतीय सनातन जो धार्मिक मूल्य है उसके कारण गायों के संरक्षण के प्रति एक स्वाभाविक रुचि है। लेकिन अगर नियम बना दिया जाए, कानून बना दिया जाए तो बड़े पैमाने पर जो है ये कार्य हो सकता है। तो सीएसआर में इसको सम्मिलित किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सरकार जो है इस क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को कर से मुक्त कर सकती है। इस क्षेत्र में किए जा रहे कार्य से मेरा मतलब यह है कि सपोज आप बैलों का उपयोग करके बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहे हैं, तो उसको टैक्स फ्री रख सकते हैं। इससे इस प्रकार से होने वाले तेल के उत्पादन को, उस तेल को टैक्स फ्री रख सकते हैं। इस प्रकार से होने वाले जो गौमूत्र के द्वारा या गोबर से या दूसरे जो गव्य है, दूसरे जो गाय से मिलने वाले उत्पाद है, उनको टैक्स फ्री कर सकते हैं। तो इस अगर ये टैक्स फ्री होता है, देखिए अभी टैक्स फ्री है ये सब चीज़ें, लेकिन वो अगर ग्रामोद्योग में बनते हैं, कुटीर उद्योगों में बनते हैं, तो अगर ये कॉर्पोरेट सेक्टर के द्वारा उत्पादन किए जाते हैं तब भी इनको आप टैक्स फ्री कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये बड़े बड़े उद्योग जो है, अगर मैंने बताया कि चैरिटी के रूप में चंदा ले सकते हैं, शेयर बेच सकते हैं, या दूसरी चीज़ें इस तरह से धन इकट्ठा करने के लिए, फंड इकट्ठा करने के लिए कर सकते हैं, तो वो जो चंदा लिया जा रहा है, वो जो शेयर बेचा जा रहा है, उसको भी टैक्स फ्री कर देना चाहिए। सरकार को ये करना चाहिए कि वो इन चीज़ों को टैक्स फ्री करे। जैसे हो सकता है कि अगर इस क्षेत्र में शेयर जारी करती है कोई कंपनी, गौ संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी अगर शेयर जारी करती है, तो उसको आप जो है जो शेयर पर जो एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, एसटीटी बोलते हैं, उससे मुक्त रख सकते हैं, या इस तरह के दूसरे टैक्सेस है उससे मुक्त रख सकते हैं। तो ये चीज़ें करके सरकार इनकी सहायता कर सकती है। तो इस तरह से एक बहुत सुंदर सा गठजोड़ बनेगा भारतीय परंपरागत धार्मिक मूल्यों का, सनातन धार्मिक मूल्यों का, कॉर्पोरेट सेक्टर का और भारत सरकार का। अगर ये तीन मिलके कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से भारत में व्यापक पैमाने पर और बहुत व्यवस्थित रूप से, संगठित रूप से गायों के संरक्षण के लिए ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं जो निश्चित रूप से बहुत प्रभावी होंगे, जो गायों के संरक्षण में हमें बड़ी बड़ी उपलब्धि दिला सकते हैं। और ख़ास तौर पर गौ माता जो आज दर दर भटक रही है, चाहे गाँव में हो चाहे शहरों में हो, वो भोजन तक के लिए भटक रही है, वो घायल घूम रही है, वो चिकित्सा के बिना घूम रही है, उसका संरक्षण हम कर सकते हैं। अगर ऐसा हम करते हैं तो निश्चित रूप से ये भारत में, भारत के जो परंपरागत धार्मिक सांस्कृतिक मूल्य है उनके संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा प्रयास होगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।